5 है बेटा। तो आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स थर्मोडायनामिक्स का, क्योंकि आपका लेक्चर 5 है। तो आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को पढ़ लिया था, ठीक है। हमने देखा था कि भाई बहुत सारी टाइप की होती हैं, उन सब में वर्क डन का एक्सप्रेशन भी निकाला था। तो थोड़े से तो हम उस प्रोसेस को रिवाइज करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन वील मूव ऑन एंड वील study further processes like cyclic process, reversible process, irreversible process, and we'll try to understand them in detail. ठीक है, फिर हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट आपका नेक्स्ट क्लास में कवर होएगा। ठीक है, तो क्विकली चलो, मेरी हेल्प करने के लिए सब बच्चे मुझे अब याद दिलाओ कि क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। सो व्हाट वर दी 4 प्रोसेसेस वी स्टडीड अबाउट? कौन कौन सी प्रोसेसेस पढ़ी थी बेटा हमने? ठीक है, वेरी गुड अनुष्का बच्चा, आइसोथर्मल लिख देते हैं यहाँ पर। आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी थी। और क्या क्या पढ़ा था? गुड जॉब, एडियाबैटिक, बिल्कुल आइसोबारिक। सही। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। आइसोबारिक भी पढ़ी थी हमने एक। और लास्ट क्या बची? आइसोकोरिक। वेरी, आइसोकोरिक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों यार, आपको जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। ठीक है, तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मैम टेम्परेचर इज कांस्टेंट। गुड जॉब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस? हीट कांस्टेंट। बिल्कुल सही, हीट कांस्टेंट रहती है सिस्टम में, मतलब हीट डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है वो आपकी जीरो होती है। देखो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख रही थी, डेल्टा क्यू की वैल्यू आपकी जीरो होती है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में देयर इज नो इंटरचेंज ऑफ हीट, कोई भी हीट सिस्टम के अंदर नहीं जा रही, कोई भी हीट सिस्टम के बाहर नहीं जा रही। अब आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस? गुड प्रेशर जॉब, कांस्टेंट। वेरी गुड। प्रेशर इज कांस्टेंट एंड देन वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस एट द एंड। तो यहाँ वॉल्यूम पर कांस्टेंट। बिल्कुल सही बेटा, वॉल्यूम इज वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेरी गुड, गुड जॉब, सब बच्चों को पता है। वेरी गुड। अनुष्का, प्रीति, सब बच्चों ने चैटिंग पे लिखा है। ईशा, आशा, अच्छा ईशा एंड आशा साउंड सो सिमिलर। देन वी हैव नरगिस बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सबके सब। ठीक है, तो अब इन चारों में वर्क डन क्या होता है वो मुझे याद दिलाओ कि व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? सोचो सोचो। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन पढ़ा था दैट मैम वर्क डन कितना आता है? 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। है ना बेटा, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। इसको आपने ऐसे भी लिखा था, nRT ln V2 upon V1। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ये पढ़े थे एक्सप्रेशंस। फिर इसको V2 अपॉन V1 को हमने देखा था कि इसको हम P1 अपॉन P2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल इक्वेशन में PV आपका कांस्टेंट रहता है। ये सब याद आ गया बच्चों को? ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। सिंपल, ठीक है, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ एडियाबैटिक प्रोसेस पे बच्चा, कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या चीज थी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या रहता है? nR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। इसको आप P और V के टर्म्स में भी लिख सकते हो। और यहाँ पर हमने देखा था कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक? एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? सोचो सोचो, व्हाट इज द एडियाबैटिक इक्वेशन? एडियाबैटिक इक्वेशन बोलती है दैट PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट। सब बच्चे भूल गए? सब बच्चे ऐसे शांत हो गए हैं एकदम से? क्लियर है? मैम एक बार और बताना। अच्छा बच्चा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज व्हाट? nRT ln V2 by V1। फिर यहाँ पर जब ln की जगह हमने log 10 में चेंज किया था बेस, तब 2.303 का फैक्टर और आ गया था। हमने ये भी देखा था कि वर्क डन का मतलब क्या होता है? nRT2 minus T1। ठीक है, सो nRT2 minus T1 डिवाइडेड बाय 1 minus गामा इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक गैस की इक्वेशन हमने क्या देखी थी? PV रेज टू गामा मस्ट बी कांस्टेंट। ऑल राइट गाइज, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमने वर्क डन क्या पढ़ा था? ये तो सबसे सिंपल प्रोसेस है। आइसोबारिक के केस में वर्क डन क्या देखा था बच्चा?
दैट वर्क डन इज प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब एन आर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हो गया काम। यही देखा था ना बच्चा, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में क्या होता है वर्क डन? आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? ऐसे सब बच्चे भूल चुके हैं ये थर्मोडायनामिक्स का पिछला क्लास, तो अगली बार से मेरी क्लास में आने से पहले सब बच्चे रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। 5 मिनट पहले क्लास के जो भी पिछली क्लास के नोट्स है उनको गो थ्रू कर लिया करो, सारा हो जाएगा। तो हमने देखा था कि आइसोकोरिक में तो भाई वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। याद आ गया सब कुछ? यस मैम। यस मैम, चलो अच्छी बात है बेटा। इसी के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके नीट वगैरह वाले पेपर में आ रखे हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़े से। पिछली क्लास में इजी क्वेश्चन करे थे, आज थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन सेज वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर T एज शोन इन द ग्राफ। यहाँ पे आपको एक ग्राफ शोन है, उसके अंदर आपको बोल रखा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रखी है वो देख लो। ये क्वेश्चन में इसलिए, हाँ बच्चा, अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमने पिछली क्लास में पीवी कर्व तो देखा था, बट बच्चे ना ऐसा क्वेश्चन आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व आ गया, मैम प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व आ गया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो ये वाले कर्व्स भी हमें एनालाइज करने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड ratio of work done by the gas, ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it। मतलब इसका आपको वैल्यू बताना है क्या है जब आप ए से बी में जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आप इस ग्राफ को देखते हो, व्हेन यू लुक एट दिस वीटी ग्राफ, तो आपको क्या समझ में आता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा? हम्म, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा बच्चा इस कर्व से, आपको क्या लगता है? बेटा एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करो रेनू बच्चा। वेरी गुड, आइसोबारिक इक्वेशन बोला नरगिस ने। आइसोबारिक क्यों होगी बेटा, व्हाई विल इट बी एन आइसोबारिक इक्वेशन? इस कर्व से आप सिंपल सी चीज ये देख सकते हो ना, दैट वॉल्यूम भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब आई बेटा रेनू, स्क्रीन विजिबल हो रही है बच्चा? यहां से इस कर्व से दिख रहा है ना दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये कब होता है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। पढ़ा था ना हमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से कब प्रोपोर्शनल होंगे, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो दिस ओनली हैपेंस इन आइसोबारिक इक्वेशन, आइसोबारिक प्रोसेस। इज दिस ओके गाइस? अरे ऐसे इतना सन्नाटा है आज, यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है तो ऐसे हाँ या ना बोल दिया, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन अपॉन डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब है वर्क डन को मैं फर्स्ट लॉ से कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज डेल्टा क्यू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन डेल्टा क्यू। तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया मैम, 1 माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू आ गया। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर लो। डेल्टा यू को कैसे लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू को कैसे लिखते हैं, एन सी पी डेल्टा टी। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस सी वी अपॉन सी पी। एंड इफ यू गाइज रिमेंबर वी स्टडीड इन केटीजी दैट सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा। तो ये वाला जो रेशियो है इसकी वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? इज इट ओके गाइस? अब मुझे बताओ कि मोनोएटॉमिक गैस के केस में क्या वैल्यू होती है गामा की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस? मोनोएटॉमिक गैस गिवन है ना आपको क्वेश्चन में, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 3/2 थोड़ी होती है, फिर से याद करो बेटा। हमने देखा था कि सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 आर। तो सीपी की कितनी वैल्यू आ जाती है, 5/2 आर। गामा को इन दोनों को डिवाइड करके आता है ना 5/3।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 3/5, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2/5। दैट्स इट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है अनुष्का, समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. समझ में आया? सिंपल है। ठीक है, बहुत बच्चे हैं क्लास में, अनुष्का, आशा, भीम, खुशी, मिशकत, नरगिस, Yes, निधि, ma'am. पायल, प्रतीक्षा, प्रीति, रजनेश, रीता, Yes, रेनू, ma'am. सिमरन, स्नेहा। ठीक है, सब बच्चे ऐसे नाम ले लेके पुकारना पड़ेगा क्या? सब बच्चे ऐसे एक्टिव हो जाओ एकदम। ऑलराइट, गुड जॉब गाइस। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी आपका AIPMT का क्वेश्चन है 2014 का। तो यहाँ पर क्या बोला है आपको, a monoatomic gas at pressure P having volume V expands isothermally to a volume 2V। इसका फ्लो चार्ट बनाती हूँ आपको, उससे समझ में आ जाएगा। आपके पास एक सिस्टम है जिसकी इनिशियल प्रेशर है P और वॉल्यूम है V। आपको बोला है कि ये एक्सपैंड कर गया आइसोथर्मली, प्रेशर कुछ हो जाएगा इसका P1 और वॉल्यूम हो जाएगी 2V के बराबर। दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मली हुआ है ये। ठीक है, a monoatomic gas at pressure P having a volume V expands isothermally to volume 2V and then adiabatically to a volume 16V। अब इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी जो प्रेशर है वो हो गई P2 और वॉल्यूम आपको बोल रखा है 16V हो गई। दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपका हुआ एडियाबैटिकली। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब आपको P2 की वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2। इज द क्वेश्चन क्लियर गाइस? इस तरीके के फ्लो चार्ट मेथड को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। रेनू बच्चा, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है या फिर हो गई विजिबल? मैम हो रही है, फिर बाद में मतलब अच्छा, हैंग हो जा रहा है। हाँ तो उसमें ना आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है बच्चा, एक सेकंड आप वेट कर लिया करो एग्जिट करने की बजाय, वरना फिर एग्जिट करोगे तो क्लास मिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। तो मैंने क्या बोला देव, एक बार मैं रिपीट करती हूँ। आपके पास एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर है P, कुछ इनिशियल प्रेशर उसका P है, हैविंग वॉल्यूम V, उसकी इनिशियल वॉल्यूम V है, expands isothermally to a volume 2V। अब वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रही है एंड इट इज रीचिंग अ वॉल्यूम 2V और उसका प्रेशर है कुछ P1 के बराबर। और फिर इसके बाद उसकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है टू वॉल्यूम 16V। ठीक है, अब वो 16V तक पहुंच चुकी है, उसकी फाइनल प्रेशर है P2 एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 16V। आपसे बोला है कि ये जो P2 है इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन गाइस? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? तो इसका सोल्यूशन भी समझो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल? आइसोथर्मल प्रोसेस को किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? सोचो बताओ। मैं बताऊंगी तो बोलोगे कि मैम बहुत सिंपल है, देखा था ना हमने, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपकी आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं फिर क्या लिख सकती हूँ, दैट पीवी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर कितना है P1 मल्टीप्लाइड बाय 2V। आई कैन राइट दिस, PV is equal to P1 multiplied by 2V. So this means that मैं लिख सकती हूँ that P1 is equal to P by 2. Yes ma'am, no ma'am, P1 की वैल्यू आ गई। यस मैम। ठीक है, तो अब ये पहली प्रोसेस तो हो गई हमारी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस। वो हमें बोल रखा है कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है वो, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, PV रेज टू गामा मस्ट बी अ कांस्टेंट। और यहाँ पर आपको गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, 5/3, ये आपको गिवन है। तो हियर ऑल्सो P1 2V से स्टेट आपकी चेंज हो रही है P2 16V में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 मल्टीप्लाइड बाय 2V रेज टू गामा, P1 मल्टीप्लाइड बाय 2V रेज टू गामा मस्ट बी इक्वल टू
P2 multiplied by 16V raised to gamma. I can write this. ठीक है बच्चा, ये लिख सकती हूँ. Yes, ma'am. अब खाली सिंपल मैथ्स करनी है. अब हमें इसके बाद एक बार सिंपल मैथ्स करनी है. तो मैं यहां से P2 की क्या वैल्यू लिख सकती हूँ? P1 multiplied by 2V upon 16V raised to gamma. मतलब this is equal to P1 into 1 by 8 raised to gamma, which is 5 by 3. So now we have to just do maths and determine the value of this particular quantity. जो ये 1 by 8 raised to 5 by 3 वाली quantity है ना, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. हमारा काम हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? व्हाट शुड आई डू? 8 को मैं लिख सकती हूँ एज 2 raised to 3. तो वो मैं कर देती हूँ यहाँ पर कि मैम P2 कितना हो जाएगा? P1 हमने देखा था P by 2 के बराबर है. P by 2 इंटू 1 अपॉन 2 raised to 3 का 5 by 3 की पावर से रेज कर दिया इसको. सो व्हाट विल दिस कम टू बी इक्वल? ये किस चीज के इक्वल आएगा? अब आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी, दैट a raised to m, this raised to n is equal to a raised to mn. तो वो चीज मैं यहाँ पर अगर यूज करती हूँ तो 2 raised to 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 by 3 तो 2 raised to 5 हो जाएगा. मतलब कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा मेरे पास. अभी बच्चे हैं मेरे साथ या गुम हो गए? यस मैम. ओह चलो अच्छी बात है बच्चा. Yes, ma'am. ठीक है, तो आंसर आ गया. अब तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? P अपॉन 2 raised to 6. तो 2 raised to 6 कितना होता है? अब ये कैलकुलेट करके बता दो मुझे फटाफट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 raised to 6? सोचो सोचो. 64. गुड जॉब, वेरी गुड. तो आंसर आ गया P अपॉन 64. सो बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गुड जॉब गाइस. कर लिया हमने साथ में एक और क्वेश्चन सही से सॉल्व. ठीक है बेटा, सिंपल था. आगे चलते हैं. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. सिंपल है बड़ा अच्छा है. Consider two containers A and B containing identical gases at the same pressure, volume and temperature. बेटा बोला क्या है कि आपके पास दो कंटेनर हैं. एक है आपका A और एक है कंटेनर आपका B. इसके अंदर आपने गैसेस भर रखी हैं जिनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बिल्कुल सेम है. सो लेट मी से दैट PVT है यहाँ पे. ठीक है, इन सारे सिचुएशंस में जो आपका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, इट इज एग्जैक्टली द सेम. अगर इसका PVT है तो ये B वाले सिस्टम का भी PVT है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह भी सेम हो जाएंगे अगर एवोगैड्रोस लॉ आप यूज करते हो तो. फिर आपको क्या बोला है? दैट गैस इन कंटेनर A इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आइसोथर्मली. तो जो कंटेनर A के अंदर गैस है उसको हमने आधी वॉल्यूम पे कंप्रेस कर दिया और अब उसकी वॉल्यूम हो गई है कुछ हाफ. प्रेशर उसका PA हो गया और वॉल्यूम उसकी हाफ हो गई. एंड वी हैव डन दिस आइसोथर्मली. ठीक है, ये चीज हमने आइसोथर्मली करी है. While the gas in container B is compressed to half of its original value adiabatically. तो अब गैस B का भी हमने सेम चीज ही किया है. हमने इसकी वैल्यू भी आधी करी है बस. वॉल्यूम की वैल्यू आधी कर दी. प्रेशर B हो गया PB और वॉल्यूम कितनी हो गई V/2. ठीक है, एंड दिस वी हैव डन. हाउ वी हैव डन इट? वी हैव डन दिस adiabatically. आपसे पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस A टू दैट ऑफ गैस, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन B टू दैट ऑफ गैस इन A. मतलब आपसे PB अपॉन PA की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के अगर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है. ठीक है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है. दो मेथड है क्वेश्चन को समझने के. आप लोगों के लिए भी अच्छा है वो चीज. एक तरीका है इसको यूज कर लो, ऐसे फ्लो चार्ट बना लो, वरना गिवन और टू फाइंड लिख के भी आपका काम हो जाएगा. रवि ने आंसर भी बता दिया. गुड जॉब बेटा. लेट अस सी इफ द आंसर इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, चलो एक सेकंड रुको, एक स्लाइड और ऐड करके इसको सॉल्व करते हैं.
तब तक सब बच्चे ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जब मैं बताऊंगी तो सब बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैम ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं कर रही हूँ मैम, क्या नेट बेटा? हो रहा है। अच्छा नेट का दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं होता बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, वरना ट्राई करो कि अगली बार देखो कि आपके घर में कहाँ बेस्ट नेटवर्क आता है, वहां पे बैठ के क्लास लिया करो, कोई दिक्कत की बात ओके नहीं है। मैम। ठीक है बच्चा। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, अब आपकी पहली हो रही है आइसोथर्मल। सिस्टम ए के अंदर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन सिस्टम ए? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है। सब बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो मैं फटाफट बताती हूँ फिर। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है आपकी। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, पहले आपका था कुछ प्रेशर और वॉल्यूम पीवी, नाउ दैट हैज चेंज टू हाउ मच? इट हैज चेंज टू पीए एंड v/2। तो लगा दो बेटा, इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं, लास्ट डे कहाँ है, अभी तो एक दो क्लासेस लगेंगी, अभी तो सेकंड लॉ पूरा पढ़ना है, कार्नोट इंजन पढ़ना है, हीट इंजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है आपका आइसोथर्मल का इक्वेशन। सो आई कैन राइट दैट पीवी मस्ट बी इक्वल टू पीए मल्टीप्लाइड बाय v/2। तो यहां से पीए की वैल्यू आ जाएगी, पीए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 2p के बराबर। इज दिस ओके? तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन। नाउ सपोज आई एम हैविंग सिस्टम बी। अब मेरे पास कोई सिस्टम है बी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये तो पढ़ा था हमने कि हाँ मैम यहाँ पर एडियाबैटिक से कर रहा था कंप्रेशन। कंप्रेशन माने वॉल्यूम कम कर दी। तो यहाँ पर आपकी स्टेट कैसे चेंज हो रही थी? फिर से आपका सेम ही चेंज है। पहले आपका पीवी था, नाउ दैट हैज चेंज टू पीबी एंड v/2। तो अगर आप इसको यहाँ पे डालते हो इसकी इक्वेशन में, इसकी इक्वेशन है पीवी गामा मस्ट बी अ कांस्टेंट। So what you will obtain now is that PV gamma is equal to PV v/2 raised to gamma। तो अगर मैं यहाँ से PB की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? ये v/2 को इस साइड पे ले जाती हूँ ना, v/2 रेज टू गामा को। डायरेक्टली मेरे पास PB की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? 2 रेज टू गामा मल्टीप्लाइड बाय P। यहां तक सब मेरे साथ हो? अब तो निकल गया रेशियो। ठीक है, अब रेशियो निकाल लो। PB अपॉन PA कितना हो जाएगा? 2 raised to gamma multiplied by P divided by 2. So this will come out to be equal to 2 raised to gamma minus 1. ठीक है, आ गया करेक्ट आंसर? Yes, इतना ही ma'am. करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सिंपल गाइस। Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी सिंपल है, ये उससे ज्यादा सिंपल है जो पिछला वाला था और उसी की तरह से है। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है? A cylinder with movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure। आपको एक सिलेंडर गिवन है जिसकी पिस्टन जो है वो मूव कर सकती है। उसके अंदर आपको बोला है कि उसके अंदर 3 मोल्स है हाइड्रोजन के। इट इज कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आपको बोला है कि जो वॉल्स हैं सिलेंडर की, द वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर। और ये जो पिस्टन है इसको आपने इंसुलेट कर दिया बाय हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेंडर गिवन है मूवेबल पिस्टन के साथ जिसमें 3 मोल्स है हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाइड्रोजन गैस कौन सी गैस होती है बेटा? मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक? व्हाट काइंड ऑफ गैस इज हाइड्रोजन गैस? चलो वेरी गुड, रवि ने आंसर कर दिया है। लेट अस सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट बेटा। हाइड्रोजन गैस कौन सी टाइप की गैस होती है? डाइएटॉमिक गैस। तो यहां पर आप गामा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 7/5 माने 1.4। ये चीज याद रखना। मोनोएटॉमिक कहाँ होती है? डायटॉमिक होती है। मोनोएटॉमिक लेके आंसर सॉल्व किया तो पहले ही सही कर लो। H2 नहीं देखा? H2 होता है ना, तो H2 माने डायटॉमिक हो गई ना गैस। ठीक है, चलो आगे आपको क्या बोला है? वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर। तो हीट इंसुलेटर का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट इंसुलेशन?
हीट इंसुलेशन का क्या मतलब है बच्चा? वेरी गुड अनुष्का, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। हीट इंसुलेशन का क्या मतलब है कि अब तो ना तो हीट अंदर जा सकती सिस्टम के, ना हीट बाहर आ सकती। सो दैट मीन्स दैट दिस सिस्टम मस्ट बी एन एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। आपसे पूछा है कि बताओ बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आपसे P2 अपॉन P1 की वैल्यू बोली है। जब आपकी पहली स्टेट है P1V, दैट इज योर ओरिजिनल स्टेट, और इसके बाद आपकी जो स्टेट है दैट इज P2 और आपकी वॉल्यूम आधी हो चुकी है। आपको बताना है कि P2 अपॉन P1 की क्या वैल्यू रहेगी। नहीं बेटा, हाइड्रोजन का लेकिन जो गैस होती है H2 के फॉर्म से रिप्रेजेंट करी जाती है ना, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है। हाइड्रोजन में 2 एटम्स जो हैं वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है बेटा? रवि, समझ में आया बच्चा क्या बोला मैंने? 2 एटम मिलके बनाते हैं ना उसका मॉलिक्यूल जो बनता है। देखो ना आपने, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं एडियाबैटिक इक्वेशन लगाऊं, फिर से वही लगेगी दैट पीवी गामा इज कांस्टेंट। व्हाट डज दैट मीन? P1 V raised to gamma must be equal to P2 V by 2 raised to gamma. Is this okay guys? तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि भाई P2 अपॉन P1 तो डायरेक्टली मेरे पास 2 रेस टू गामा आ गया। अब 2 रेस टू गामा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2 रेस टू गामा मतलब 2 रेस टू 1.4। तो अब इसका कैलकुलेशन अगर नहीं हो रहा हो तो इस तरीके से देख लो कि 2 रेस टू 1.4 लाई करना चाहिए 2 रेस टू 1 और 2 रेस टू 2 के बीच में, मतलब 2 और 4 के बीच में आंसर होना चाहिए, और वहां पे ऐसा खाली एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन सी। आप इसकी वैल्यू भी अगर कैलकुलेट करोगे सो इट विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल टू 2.6। Is it okay guys? Is this question clear? Simple enough? Is it okay? ठीक है बेटा, आगे चले। Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड। तो अब आ जाओ थोड़ी सी थियोरेटिकल पोर्शन पे, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो सब लोग एक्टिव हो जाओ फिर से। ये साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? मैम जब प्रोसेस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो। बिल्कुल सही। जब आपकी प्रोसेस घूम फिर के वापसी जहाँ पे से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गई, ऐसा लौट को बुद्धू घर को आए वाला होता है ना, तो वैसा सीन हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, सो साइक्लिक प्रोसेस भी वही प्रोसेस है इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आपकी सेम होती है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आपकी सेम होती है। गुड जॉब बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहता है वो 0 होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में तो आपका स्टेट फंक्शन होता है ना बेटा, तो अगर आपकी सेम ही स्टेट पे आप वापसी आ गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 हो जाएगा। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हुआ तो यहाँ पर हमने एक और चीज देखी थी कि जो भी आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो पूरी की पूरी वर्क टन में चेंज हो जाती है। So that is also something which is happening for cyclic process कि जितनी हीट आप सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो वो आपकी वर्क टन में चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, अब इसके ग्राफ्स देखो। इसके ग्राफ्स बड़े ही मल्टीपल टाइप से बन सकते हैं, बस आपको वापसी आना है। ठीक है, कुछ भी तरीके का ऐसा आपका ग्राफ बन गया तो ये भी आपकी साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें एरोस भी होते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रोसेस हो रही है। इस तरीके का आपका ग्राफ बन गया तो ये भी आपकी साइक्लिक प्रोसेस है। You can have a graph like this as well. ऐसे 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 कुछ ऐसा अजीब सा अगर आपका ग्राफ बना, सारे पीवी ग्राफ्स है बेटा। तो ये भी आपकी साइक्लिक प्रोसेस है। अब इनमें हमने एक और चीज देखी थी कि जो ये वाला एरिया होता है ना, इससे आप वर्क डन की वैल्यू निकालते हो। दिस एरिया विच इज एनक्लोज्ड इन दिस पर्टिकुलर साइक्लिक कर्व, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। याद है सब बच्चों को? ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कवर किया था थर्मोडायनामिक्स के। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि ये वर्क डन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। तो हमने बोला था कि वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब आपका ये जो कर्व है वो क्लॉकवाइज घूम रहा हो, है ना। जब ये जो कर्व है वो क्लॉकवाइज घूमता है तब हम कहते हैं कि वर्क डन आपका पॉजिटिव है। एंड वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव कब होता है?
जब हम बोलते हैं कि आपका ये जो कर्व है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट थिंग ओके गाइस? ये सारी चीजें हम फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। तो अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन आप एक और तरीके से समझ सकते हो। तो सपोज ये मेरा पीवी ग्राफ है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस का मिक्सचर टाइप्स होती है। ठीक है, तो कुछ भी आपके पास रैंडम ऐसे ऐसे प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, सपोज आपके पास कुछ इस तरीके की प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि भाई ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है मामला। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का एक और जो बढ़िया सा स्टेटमेंट है वो ये है कि जो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस है ना, इट इज सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन। सम ऑफ वर्क डन किस चीज का सम होगा? जितनी भी सारी प्रोसेस को मिलाकर वो साइक्लिक प्रोसेस बनी हुई है, उन सारी प्रोसेसेस में जो वर्क डन हो रहा है उन सब का सम। तो सम ऑफ वर्क डन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेसेस। तो जितनी सारी प्रोसेसेस को मिलाकर ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस बनी हुई है, उन सब प्रोसेसेस में अगर आप वर्क डन निकाल लोगे, उसको ऐड कर दोगे, तब भी आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन आ जाएगा। So you can write it as work done in cyclic process. Work done in cyclic process will be equal to what? Work done in AB plus work done in BC plus work done in CD plus work done in D. Is this okay, guys? ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? हमने क्या किया, चार प्रोसेसेस है यहाँ पर, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। तो अगर आपको नहीं पता कि भाई मैं इस बताओ इस तरीके की फिगर का एरिया कैसे निकालोगे, बट आपको इन चारों के वर्क डन का एक्सप्रेशन पता है, तो आप डायरेक्टली अगर इन चारों के वर्क डन के एक्सप्रेशन को ऐड कर लोगे तो आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में कितना काम हुआ है वो आ जाएगा। ऑलराइट, इज दैट ओके? Yes, ठीक है, वेरी गुड। तो आपके पास किसी भी तरीके का कर्व हो सकता है। सपोज यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ कर्व, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। जैसे मुझे लग रहा है लोहड़ी है, इसलिए बच्चे सब ऐसे वो करने के मूड में, पार्टी वार्टी करने के मूड में। आज बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम कैसे लिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन? इट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी। ठीक है, तीन प्रोसेसेस थी, ए से बी, बी से सी, सी से वापसी ए। इन तीनों प्रोसेसेस का वर्क डन अगर मैं ऐड कर दूंगी तब मेरे पास वर्क डन आ जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। ऑलराइट, इज इट ओके गाइस? क्लियर है ये चीज सबको? सिंपल है ये तो। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव ऑन। अब दो टाइप की प्रोसेसेस हमें और पढ़नी है, वो बड़ी बड़ी सिंपल है वो भी। एक हो गई आपकी रिवर्सिबल, दूसरी हो गई आपकी इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? जो मैम जिस पाथ से गया है उस पाथ से वापस भी हो सके। वेरी गुड, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापसी भी आ जाए, रिवर्स हो सके। नाम में ही लिखा है बेटा, रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो पाए। और रिवर्स भी कैसे हो पाए? कि जो उसकी इनिशियल स्टेट आई से फाइनल स्टेट एफ पे गया है, उसी पाथ को फॉलो करके अपनी वापसी इनिशियल स्टेट पे आ जाए, सच दैट system and surrounding return to their initial state. System and surrounding return to their initial state. Simple? Very simple मैम। ठीक है, तो अगर ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, सिस्टम आपका वापसी अपनी इनिशियल स्टेट में आ रहा है, सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट में आ रही है, देयर इज नो चेंज इन द यूनिवर्स, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई रिवर्सिबल प्रोसेस हुई है। और रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए दो मेजर कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो प्रोसेस हो रही है ना वो बहुत ही स्लो रेट पे होनी चाहिए। आइडियली इट शुड बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तभी आप बोल सकते हो कि वो रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, आपकी जो भी प्रोसेस है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होनी चाहिए, बहुत छोटे रेट पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटे रेट पे रहेगी तो आपका जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा।
ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। वही तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होती है ना, कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो ये तीनों टाइप के सिस्टम होते हैं। अब स्लो रेट होना चाहिए, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होनी चाहिए। एक और पॉइंट ये है कि देयर शुड बी नो डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है, देयर शुड बी नो डिसिपेटिव इफेक्ट, देयर शुड बी नो डिसिपेटिव फोर्स। तो डिसिपेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट, डिसिपेटिव फोर्स? सोचो। चलो बेटा, डिसिपेटिव इफेक्ट का मतलब है कि आपका लॉस नहीं हो रहा एनर्जी में, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई एग्जिस्ट करती है आपकी, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। बट नेचर में ऐसी कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती। इसके एक दो सिंपल सिंपल एग्जांपल तो ये समझ लो। अब जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को सब बच्चे ऐसे एक्सपैंड करते हैं, फिर वो वापसी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। मतलब इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो भी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह है। थर्मोडायनामिक्स में एक प्रोसेस है जो रिवर्सिबल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, दैट इज क्वासी स्टैटिक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, क्वासी स्टैटिक अगर आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, सो अगेन यू कैन ट्रीट दैट एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है बेटा? यस मैम। चलो वेरी गुड। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बताओ, इररिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस? ये और भी जो सिंपल है, रिवर्स ना रिवर्सिबल। होगा। हाँ बेटा, जो रिवर्स नहीं होगा। ये रिवर्स नहीं हो सकती, अब नहीं कर सकते भाई, रिवर्स रिवर्स नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो ये जो भी हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब हम कहते हैं कि इररिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। और ये इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है, इसके एग्जांपल भी आप सोच सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भाई। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर में से पास कर रहा है और आपकी वायर हीट हो रही है, तो ये आपका डिसिपेटिव इफेक्ट हो गया। तो इसको आप वापसी रिवर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप हीट देके थोड़ी करंट को पास करवाओगे, हीट को आप कैसे चेंज करोगे? तो इस तरीके की प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस भी जो होते हैं, वो भी आपके इरिवर्सिबल ही होते हैं। एक दो एग्जांपल आप और लिख सकते हो, कि अगर किसी गैस को फ्रीली एक्सपैंड करने के लिए बोल दिया है, इफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इज टेकन प्लेस, ठीक है, कोई भी आपके पास गैस है, उसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तब भी आपकी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही रहती है। ठीक है, अगर कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है, इफ देयर इज एनी एक्सप्लोजन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है या कंबशन हो रहा है, तो तब भी आपकी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस ही रहती है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में तो रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह वाले एग्जांपल भी ले सकते हो आप, कि रस्टिंग ऑफ आयरन आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर किसी गैस को मैंने एकदम से कंप्रेस या एक्सपैंड कर दिया, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं थी, तो वो भी आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, आपने अगर दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया, वाटर और अल्कोहल को, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको सेपरेट करने में, वो भी आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का सिंपल मतलब क्या हो गया? जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रोसेस अपने आसपास आपने देखी हो? हैव यू गाइस सीन एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस अराउंड यू? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कुकिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं कुछ कुक कर रही हूँ, वो बन गया, तो मैं वापसी उसको रॉ फॉर्म में नहीं ला सकती, है ना बच्चा? तो कुकिंग आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अगर आप कुछ खाना खा लो, तो खाना खाने के बाद अब आप उसको वापसी नहीं ला सकते जैसे वो पहले था, सो दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यस मैम, वेरी गुड। तो ये जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, दैट इज ऑल्सो अराइजिंग बिकॉज ऑफ टू मेजर थिंग्स। दो मेजर इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये आपकी इरिवर्सिबिलिटी अराइज करती है। पहला ये होता है कि अगर आप किसी चीज को एक्सपैंड कर रहे हो, जैसे फ्री एक्सपेंशन हो गई या एक्सप्लोसिव कंबशन हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपका जो सिस्टम है ना, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो खुद ही एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी वो स्टेट इरिवर्सिबल होगी, वो पहले वाली स्टेट में आप वापसी ला ही नहीं सकते। दूसरी चीज यही होती है कि भाई, जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं, हर जगह पे आपका कुछ डिसिपेटिव इफेक्ट लग रहा है। डिसिपेटिव इफेक्ट कैसे लग रहा है? कि यार, एयर रेजिस्टेंस है अब मेरे आसपास, देयर इज एयर रेजिस्टेंस, है ना, देयर इज एयर रेजिस्टेंस फॉर श्योर, देयर इज फ्रिक्शन,
एयर रेजिस्टेंस है मेरे आसपास, फ्रिक्शन है मेरे आसपास, विस्कोसिटी है मेरे आसपास। तो इन सारी चीजों की वजह से कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी तो रहेगा ना, देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो अब कोई भी प्रोसेस होगी वो इरिवर्सिबल रहेगी ही ना। उसको वापसी कैसे लाओगे? एनर्जी जो थी वो आपकी लॉस्ट हुई, वो एनर्जी वापसी कहाँ से लाओगे? फिर आपको यूनिवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो इरिवर्सिबल है ही नहीं, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज इट ओके गाइस? यस मैम। पक्का? क्वेश्चन सॉल्व करें एक दो और, उसके बाद क्लास ऐसे टाटा बाय बाय हो जाएगी। ठीक है बेटा? यस मैम। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी विल सॉल्व। आप लोग इसको सॉल्व करो, मैं आप लोगों के लिए पोल क्वेश्चन बना रही हूँ। ठीक है, तो उस पर आप लोग मार्क करना, आपको जो भी सही ऑप्शन लग रहा है वो। Alright, so let me create a poll question. Till then you can start solving the question. Simple question है, काफी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जैसा आप देख सकते हो। जो भी हमने अभी साइक्लिक प्रोसेस वगैरह के बारे में पढ़ा है वो नॉलेज आपको अप्लाई करनी है इधर, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सो आई एम लॉन्चिंग अ पोल, यू गाइस कैन सी द पोल एंड यू गाइस कैन आंसर इट। ठीक है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप लोगों को जो भी सही ऑप्शन लगता है वो आप पोल पे आंसर करो। काफी बच्चे अभी क्लास में, तो मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 50% स्टूडेंट्स शुड आंसर द क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द पोल। कम ऑन गाइस, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक थर्मोडायनामिक सिस्टम गिवन है, एक टाइप की साइक्लिक प्रोसेस हो रही है इधर। आपसे बोला है कि हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज हाउ मच। सो दिस इज आल्सो एन AIPMT का क्वेश्चन, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है ये, मेडिकल के पेपर में आ रखा है पहले। ट्राई करो बेटा, क्या ऑप्शन सही आ रहा है, पोल आंसर करने की कोशिश करो। जेन्युइनली सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ट्राई करो, हो जाएगा। ऑलराइट, वोट्स आने शुरू हो गए हैं, बाकी बच्चे भी वोट करो। कम ऑन गाइस, यू कैन वोट, आई एम वेटिंग। ठीक है, वोट्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर कर पाओगे इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन टुगेदर नाउ। A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD. ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज मैं एडिट कर सकती हूँ, तो AB का एरो यहाँ पे गलत लगा हुआ है, तो AB का एरो कुछ इस तरीके से है। सो ABCD इज अ साइक्लिक प्रोसेस। आपको बताना है कि हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हम वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, हीट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालोगे अनुष्का बेटा? जैसा अनुष्का ने बोला, ये एरिया निकाल लो, है ना, वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये एरिया कितना है? 2p माइनस पी, 2p माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ कितनी है? 3v माइनस पी। सो इट विल बी इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय 2v, तो ये आ गया 2pv। अब एक चीज बताओ कि ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव होएगा या पॉजिटिव होएगा? शुड दिस वर्क डन बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना आपका कर्व, द कर्व इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है दैट डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, मतलब डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन। डेल्टा क्यू की वैल्यू तो डायरेक्टली आपकी -2pv आ गई, है ना। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? -2pv। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? दैट हीट इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द साइकिल। तो कितनी हीट रिजेक्ट हुई? 2pv हीट साइकिल के थ्रू रिजेक्ट हो गई। दैट मींस दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए मार्क किया था, जिन बच्चों का ऑप्शन ए सही आंसर आया था, गुड जॉब, आप लोग सही मार्क कर रहे हो, सही आंसर है आपका। ठीक है, आगे चले बेटा, शुड वी मूव ऑन? यस सर। यस मैम। चलो, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिवर्सिबल? ये भी आपका AIPMT का क्वेश्चन है बच्चा। इनमें से कौन सी प्रोसेसेस हैं जो आपकी रिवर्सिबल है? डी।
ओके, डी के लिए एक वोट आया। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। भीम भी बोल रहे हैं डी, निधि भी बोल रही है डी, प्रीति भी बोल रही है डी। चलो अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने डी बोल दिया है। ठीक है, तो सही बोल रहे हो बेटा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपका जो होता है क्वासी स्टैटिक, चलो पायल ने भी डी बोल दिया, 5 बच्चों ने बोल दिया। ठीक है, तो आपका जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, वही आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। ये बाकी सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं ये रिवर्सिबल नहीं है। कुछ प्रोसेस में कुछ डिसिपेटिव इफेक्ट है और कुछ प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो आइसोथर्मल कंप्रेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट हियर। चलो आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अगेन यू गाइस विल हैव टू सॉल्व दिस एंड टेल मी व्हाट द आंसर इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोग बताओ बेटा ABCD में से क्या सही है। आई एम मेकिंग अ पोल क्वेश्चन अगेन। फिर से पोल क्वेश्चन बना रहे हैं, तब तक आप सोचो कि क्या सही लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सोचो बेटा क्या लग रहा है सही। फिर से आपका साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन है, बढ़िया सा ऐसे फिगर दे रखा है, पूछा है कि बताओ हीट कितनी होगी, यहाँ पे हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम कितनी रहेगी। सो अगेन आई हैव लॉन्च्ड द पोल, यू गाइस कैन सी एंड यू गाइस कैन आंसर व्हाटएवर यू थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बोल रहा है कि नहीं मैम मेरा जो करेक्ट आंसर है वो इन ऑप्शंस में ही नहीं है, तो वो भी मुझे बता दो, वो भी मैं लिख लूंगी कि आपका क्या सही आंसर आ रहा है। ऑल राइट, गुड जॉब, एवरीवन हैज स्टार्टेड वोटिंग। बाकी बच्चे भी वोट करो बेटा। गुड जॉब गाइस, बाकी बच्चे भी वोट करो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। यहाँ पर भी सबसे पहले आप वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया। तो यहाँ पर एरिया कैसे निकलेगा, ये जो सर्कल है इसका डायामीटर में निकाल सकती हूँ। डायामीटर तो 20 आ जाएगा, है ना। तो डायामीटर ऑफ दिस सर्कल इज 20, विच मीन्स रेडियस मस्ट बी इक्वल टू 10। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर, which means area is equal to what, 100 पाई, है ना। मतलब 10⁻² पाई के इक्वल है एरिया। So this is equal to your work done and this is what must be equal to the energy as well. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने वर्क डन को पॉजिटिव ही लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ही लिखा है। आपका डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है दैट हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन सी। ऑल राइट, इज इट क्लियर गाइस? समझ में आया सब बच्चों को? यस। मजा आया आज की क्लास में? आज आप थोड़े से क्वाइट क्वाइट थे सब बच्चे, बट मजा आया बेटा? यस मैम। यस मैम, चलो अच्छी बात है, इतना ही करना है हमें आज की क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय।